Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English subject. Dear students, we are doing the exercise of unit number 5, Harmony in Society. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में। इसके साथ हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन और क्लॉजेज और फ्रेजेस और उनकी टाइप्स के बारे में। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके साथ हम बात करेंगे लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग के बारे में और लास्ट पर हम बात करेंगे पंक्चुएशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फेल हाल मुकम्मल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The present perfect is often used for an action that started at some time in the past and is still continuing. Present perfect यानी फेल हाल मुकम्मल अक्सर उस काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ था और अब भी जारी है। ये थी इसकी डेफिनेशन या इसकी पहचान। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सादा या मस्बत जुमले। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम प्लेस करते हैं और लास्ट पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम हैज़ या हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लिखते हैं। उसके बाद हम नॉट यूज़ करते हैं। नेगेशन को जाहिर करने के लिए नॉट इस्तेमाल किया जाता है जो कि तमाम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी सवालिया जुमले। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट पर लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और इसमें पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क यूज़ होती है, जबकि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट पर हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। ये थे हमारे स्ट्रक्चर। वी यूज़ हैज़ विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। हम ही, शी, इट और इसमें वाहिद के साथ हैज़ इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ हैव विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। हम आई, वी, यू, दे और जमा फाइलों के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल भी बता दिया गया है कि हमने हैज़ कब यूज़ करना है और हैव कब यूज़ करना है। हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, उसको देखते हैं। आई हैव डन माई वर्क, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं अपना काम कर चुका हूँ। नेक्स्ट है आई हैव नॉट डन माई वर्क, ये एक मनफी जुमला है या नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने अपना काम नहीं किया है। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव दे डन देयर वर्क, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या उन्होंने अपना काम कर लिया है। She has lived in Lahore for 2 weeks, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो 2 हफ्ते तक लाहौर में रह चुकी है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस she has not seen Lahore, उसने लाहौर नहीं देखा है। Have they seen Lahore fort, क्या उन्होंने किला लाहौर देखा है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म, दर्ज झेल जुमले पढ़ें और उनके मनफी और सवालिया बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमने उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म लिखनी है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी हैव रिसीव्ड आवर गिफ्ट्स, इसका नेगेटिव सेंटेंस है वी हैव नॉट रिसीव्ड आवर गिफ्ट्स। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा हैव वी रिसीव्ड आवर गिफ्ट्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ रिटन अ लेटर, इसका नेगेटिव सेंटेंस है शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है हैज़ शी रिटन अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्पाइडर हैज़ बिटन मी ऑन माई हैंड, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा द स्पाइडर हैज़ नॉट बिटन मी ऑन माई हैंड। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है हैज़ दिस स्पाइडर बिटन मी ऑन माई हैंड। और लास्ट एग्जाम्पल इज आई हैव सीन और विजिटेड नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, इसके नेगेटिव फॉर्म है आई हैव नॉट सीन और विजिटेड नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान और इसके इंट्रोगेटिव फॉर्म है Have I seen or visited northern areas of Pakistan? Our next topic is literal and non-literal meaning, यानी लुग़वी और गैर लुग़वी मानी। किसी भी वर्ड के लिटरल मीनिंग क्या होते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं। लिटरल मीनिंग इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज बेस्ड ऑन इट्स डिक्शनरी मीनिंग। लुग़वी मानी किसी लफ्ज़ या फ़िक्र के असल मानी है इसके लुग़त के मानी की बुनियाद पर।
सादा लफ्ज़ों में लिटरल मीनिंग को हम डिक्शनरी मीनिंग भी कह सकते हैं और उसके एक्चुअल मीनिंग भी कह सकते हैं। नॉन लिटरल मीनिंग, इसकी डेफिनेशन है non-literal meanings of the words and phrases, also called figurative language because they are often odd or unrealistic. They go beyond the dictionary meaning of the word or phrases and often has a different meaning altogether. अल्फाज या मुरक्कब नाक़िस के गैर लुग़वी मानी, जिन्हें इल्मुल बयान भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर अजीब और गैर हकीकी होते हैं। ये लफ्ज़ या मुरक्कब नाक़िस के लुग़वी मानी से बहुत मुख्तलिफ होते हैं और अक्सर औक़ात ये बिल्कुल मुख्तलिफ मानी देते हैं। डियर स्टूडेंट, नॉन लिटरल मीनिंग्स यानी गैर लुग़वी मानी डिक्शनरी के मानी से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। सादा लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं कि ये हवाला मतन यानी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली मानी होते हैं। आइए हम लिटरल मीनिंग और नॉन लिटरल मीनिंग्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जो कि लिटरल मीनिंग में आएगी। आई ट्राइड अ न्यू रेसिपी माई सिस्टर मेड एंड इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। इसका मतलब है कि मेरी सिस्टर ने एक नई रेसिपी, एक नई डिश तैयार की और जब मैंने उसको टेस्ट किया तो उसके टेस्ट की वजह से मेरा मुंह बद जायका हो गया, यानी मेरे मुंह का जायका बदल गया। लिटरल मीनिंग की दूसरी एग्जांपल देखते हैं। द क्लाउड्स आर गोइंग टू कॉज रेन, यानी बादल बारिश आने की वजह बनते हैं। इन सेंटेंसेस में इनके मीनिंग एज इट इज़ हैं जैसे कि यहाँ सेंटेंस में लिखे हुए हैं, यानी इसके लुग़वी मायने हैं, ये डिक्शनरी मीनिंग भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है नॉन लिटरल मीनिंग। फ्रेजेस सेम है लेकिन उनका मतलब चेंज होगा। आई टोल्ड माई फ्रेंड अ सीक्रेट एंड शी टोल्ड इट टू एवरीवन इन द क्लासरूम, इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जर्व करें, बैड टेस्ट इन माई माउथ ये वही फ्रेज़ है जो कि ऊपर वाले सेंटेंस में यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, इसलिए इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि मैंने अपने दोस्त को एक सीक्रेट, एक राज बताया और उसने वो राज तमाम क्लास फेलोज़ को बता दिया, क्लास में हर एक को बता दिया और इस वजह से मेरा उस पर एतमाद ख़त्म हो गया। हमारी सेकंड एग्जांपल है माई हेड इज़ इन द क्लाउड्स, मीन्स डे ड्रीमिंग। इसका मतलब है मेरे ज़हन में बहुत सारे ख्यालात हैं, यानी ये दिन के वक्त ख्वाब देख रहा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर इट इज़ अ सेंटेंस विद लिटरल मीनिंग और नॉन लिटरल मीनिंग। दरअसल जुमलों को पढ़िए और लिखिए, आया कि ये जुमला लुग़वी मानी रखता है या गैर लुग़वी मानी। अजीज़ तलबा, हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमने ये बताना है कि इसमें ये लिटरल मीनिंग है या नॉन लिटरल मीनिंग। द बर्गर इज़ डिलीशियस, माई मॉम कुक्ड इट परफेक्टली, तो ये एक लिटरल मीनिंग है। नेक्स्ट है यू मेड मी लाफ सो हार्ड, आई थिंक माई स्माइल वॉज अ माइल वाइड, ये एक नॉन लिटरल मीनिंग है। आई एम टंग टाइड, ये एक नॉन लिटरल मीनिंग है। नेक्स्ट है आयशा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद कैट्स एंड डॉग्स, ये लिटरल मीनिंग है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएशन यानी रमूज़ औकाफ। 4 रूल्स ऑफ यूजिंग कॉमास। अजीज़ तलबा, रमूज़ औकाफ में कॉमा को इस्तेमाल करते हुए 4 असूलों को लाजमी मद्देनज़र रखें। सबसे पहला रूल है यूज़ अ कॉमा बिफोर अ कंजंक्शन दैट जॉइंस मेन क्लॉजेस, यानी बुनियादी क्लॉजेस को मिलाने वाले हरफ अतफ से पहले कॉमा इस्तेमाल करें। हरफ अतफ कंजंक्शन होता है जो दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को आपस में मिलाता है। यूज़ अ कॉमा आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी वर्ड ग्रुप, तारफ़ी लफ्ज़ ग्रुप के बाद कॉमा इस्तेमाल करें। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट आइटम इन अ सीरीज़, एक सीरीज़ में आइटम्स को अलग करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करें। अगर हमें एक सेंटेंस में, एक जुमले में मुख्तलिफ नाउन गिवन है तो उन नाउन्स को अलग अलग करने के लिए उनमें कॉमा इस्तेमाल करें। यूज़ अ पेयर ऑफ कॉमाज टू सेट ऑफ इंटरप्शन, रुकावटों को दूर करने के लिए कॉमा का एक जोड़ा इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कॉमा इस्तेमाल करने के 4 उसूल। डियर स्टूडेंट्स, हमें एक पैराग्राफ गिवन है, हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे। तो पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। Aisha, my best friend, is coming from Dubai for a short visit this weekend. I'll take her to our farmhouse. I'm sure she will enjoy visiting our farmhouse. She will enjoy swimming in our pond, riding horses, and picking fresh apples from trees. Dear student, ये हमारे पास एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुई। इस पैराग्राफ को पढ़ने में और उसको समझने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी परेशानी या मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आइए हम इसको अब पंक्चुएशन के साथ पढ़ते हैं। आयशा, माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ कमिंग फ्रॉम दुबई फॉर अ शॉर्ट विजिट दिस वीकेंड। इस सेंटेंस में वीकेंड के बाद एक फुल स्टॉप आएगा। आई विल टेक हर टू आवर फार्म हाउस,
इस सेंटेंस में आई कैपिटल लिखा जाएगा और आई के बाद एपोस्ट्रोफ लगेगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उसके बाद डबल एल लगाएंगे। ये आई का मतलब है आई शल टेक हर टू आवर फार्म हाउस, फार्म हाउस के बाद फुल स्टॉप लगेगा। आई एम श्योर शी विल एंजॉय विजिटिंग आवर फार्म हाउस, फार्म हाउस के बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। शी विल एंजॉय स्विमिंग इन आवर पॉन्ड, कॉमा, राइडिंग हॉर्सेस एंड पिकिंग फ्रेश एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज, लास्ट पर फुल स्टॉप आएगा। ये था हमारा पंक्चुएटेड पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।